फ्रेंड्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 9 के लेक्चर नंबर 3 की। 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने समन्वय बहुफलक तक स्टडी कर लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है होमोलैप्टिक एवं हेट्रोलैप्टिक संकुल। टॉपिक का नाम है होमोलैप्टिक व हेट्रोलैप्टिक संकुल। होमो का मतलब होता है समान और हेट्रो का मतलब होता है असमान। होमो का मतलब होता है समान, हेट्रो का मतलब होता है असमान। होमोलैप्टिक संकुल कौन से संकुल होते हैं और हेट्रोलैप्टिक संकुल कौन से संकुल होते हैं, इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। होमोलैप्टिक संकुल का मतलब होता है वे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन के साथ जुड़े हुए लिगेंड एक समान प्रकार के होते हैं, ऐसे संकुल होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। और हेट्रोलैप्टिक संकुल वे संकुल यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंड एक समान प्रकार के नहीं होते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CONH3 का होल 6Cl3 और एक एग्जांपल मैंने लिया CONH3 का होल 5Cl और बाहर मैंने लगा दिया Cl2। ठीक है, तो एक तो ये संकुल देखिएगा, एक ये संकुल देखिएगा। इस संकुल में आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो सारे क्या हैं, आपस में समान हैं। और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो आपस में समान नहीं है। अमोनिया भी है यानी एमीन प्रकार के लिगेंड भी है और यहाँ पर क्लोरो प्रकार के लिगेंड भी है। तो यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है और यहाँ पर एक ही प्रकार के लिगेंड है। जब धातु के साथ जुड़े लिगेंड क्या होते हैं, एक समान प्रकार के, तो ऐसे संकुल यौगिकों को होमोलैप्टिक संकुल कहा जाता है। और जब धातु के साथ जुड़े जो लिगेंड हैं वो एक समान प्रकार के नहीं होते तो ऐसे संकुलों को हेट्रोलैप्टिक संकुल कहा जाता है। देखिएगा, होमोलैप्टिक संकुल, इधर मैंने लिखा हेट्रोलैप्टिक संकुल। क्या परिभाषा होगी? केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन के साथ एक समान प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन के साथ एक समान प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसका मैं लिख देता हूँ, CrH2O6 का होल H2O का होल 6Cl3। तो देखो, क्रोमियम के साथ एक समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन के साथ एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड यहाँ पर जुड़े हुए होंगे। जैसे CONH3 का होल 3 या Cr ले लो, H2O का होल 3Cl3। तो देखो, ये जो संकुल है इसमें क्रोमियम के साथ 2 प्रकार के लिगेंड हैं और इसमें एक प्रकार का लिगेंड है। तो बताओ, ये होमोलैप्टिक है और ये क्या है, हेट्रोलैप्टिक। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, PtCl Br और NH3 का होल 2। तो बताओ, ये संकुल होमोलैप्टिक होगा कि हेट्रोलैप्टिक होगा? ये संकुल हेट्रोलैप्टिक होगा क्योंकि एक से अधिक प्रकार के क्या है, लिगेंड। और यहाँ पर मैंने लिखा K2
Hgi4, तो बताओ ये संकुल यौगिक कैसा होगा? होमोलेप्टिक, क्योंकि मरकरी के साथ जुड़े हुए जो लिगेंड है वो क्या है? एक समान प्रकार के। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। होमोलेप्टिक संकुल एवं हेट्रोलेप्टिक संकुल को पढ़ने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। देखिएगा, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए आपको उस संकुल यौगिक में जितने भी घटक विद्यमान हैं उन सब पर आवेश मालूम होना चाहिए। यदि आपको उस संकुल यौगिक में सभी घटकों पर आवेश मालूम है तो आप उन आवेशों की सहायता से केंद्रीय धातु परमाणु का आवेश या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। नियम क्या कहता है? देखिएगा, नियम है ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने का नियम क्या है? देखिएगा, संकुल यौगिक में सभी घटकों के आवेशों का बीजगणितीय योग सभी घटकों के आवेशों का बीजगणितीय योग उस संकुल यौगिक पर, या अगर वो संकुल आयन है तो संकुल आयन पर जो टोटल आवेश है उसके क्या होता है? बराबर होता है। किसी भी संकुल यौगिक में या संकुल आयन में जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों के आवेशों का जो बीजगणितीय योग होता है वो योग उस संकुल यौगिक या वो जो संकुल आयन है उस पर जो टोटल आवेश है उसके क्या होता है? बराबर। कुल आवेश किसका कुल आवेश? संकुल यौगिक या संकुल आयन का। वापिस से सुन लीजिएगा, सभी घटकों के आवेशों का बीजगणितीय योग बराबर होता है कुल आवेश के। कुल आवेश किसका? या तो संकुल यौगिक का या संकुल आयन का। संकुल यौगिक का कुल आवेश 0 होगा और संकुल आयन का जो कुल आवेश होगा वो उस आयन के ऊपर मेंशन रहेगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, K4FeCN6, यह एक संकुल यौगिक है। तो इस संकुल यौगिक के घटक क्या क्या है? पोटेशियम है। कितने पोटेशियम है? 4। एक क्या है? आयरन। एक क्या है? साइनाइड। साइनाइड कितने हैं? 6। तो 4 पोटेशियम का, 1 आयरन का और 6 साइनाइड का, इन सब का जो टोटल आवेश होगा वो इस संकुल यौगिक पर जो टोटल आवेश है उसके क्या होगा? बराबर। और इस संकुल यौगिक पर टोटल आवेश कितना है? 0। कोई आवेश आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो टोटल आवेश कितना है? 0। तो इन 4 पोटेशियम का, इस आयरन का और इन 6 साइनाइड का, इन सब का आवेश जोड़ोगे तो वो 0 के बराबर आएगा। तो इस बेसिस पर हम इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिएगा, हम जानते हैं पोटेशियम पर कितना आवेश होता है? +1 होता है। सर कैसे पता चलेगा? देखिएगा, आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 1 में जो तत्व हैं कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड की फॉर्म में भी पाया जाता है, H+ की फॉर्म में भी पाया जाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन अपने काम में आएगा वो लिगेंड के रूप में आएगा और उसके ऊपर -1 आवेश होगा। ठीक है, लीना ने कहा रूबी सस्ती फिरे। ठीक है, फिरे का मतलब फ्रेंसियम है और फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है, उसकी वजह से वो भी हमारे काम में नहीं आने वाला। तो लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब पर +1 आवेश होता है। सब पर कितना होता है? +1। क्यों? क्योंकि ये वर्ग 1 के तत्व हैं। वर्ग 1 के तत्व हैं अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो इन पर कितना आवेश होगा? +1। तो यहाँ पर बताओ पोटेशियम पर कितना आवेश है? +1। ठीक है, और कितने पोटेशियम है? 4। तो प्लस का कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार वर्ग 2 के जो तत्व हैं बेटा, मांगे,
कार, सुंदर, बाप, रोए। रोए को हटा देंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। इन सब पर कितना होता है? +2 होता है। ठीक है, तो अगर संकुल यौगिक में आपको इनमें से कोई दिखाई दे तो +2 आवेश होगा, इनमें से कोई दिखाई दे तो +1 आवेश होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम पे कितना आवेश होता है? +1 होता है। और कितने पोटेशियम है? 4। तो बताओ 4 गुणा +1, 4 गुणा +1। ठीक है, 4 पोटेशियम का आवेश लिख दिया, एक पोटेशियम पे +1 है और कितने पोटेशियम है यहाँ पर? 4। आराम से समझिएगा, समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को वापस से आप रिवर्स करके देख सकते हैं। एक पोटेशियम है, सॉरी पोटेशियम 4 है और एक पोटेशियम पे कितना आवेश है? +1। ठीक है, तो ये तो पोटेशियम का आवेश हो गया। प्लस आयरन का आवेश हमें मालूम नहीं है, हमें इस आयरन का आवेश फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। प्लस Cn पे कितना आवेश होता है? Cn पर कितना आवेश होता है? -1। मैंने आपको एकल दंतुक लिगेंड पढ़ाए थे, वहाँ पर Cn पढ़ाया था, Cn माइनस होता है। Cn पर कितना आवेश होता है? -1। याद है आपको? Cn पर कितना आवेश होता है? -1। और कितने Cn है? 6। तो 6 गुणा -1। बताओ इन सब का योग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है उसको x मान लोगे। तो देखो इन चारों पोटेशियम का आवेश प्लस आयरन का आवेश प्लस 6 साइनाइड का आवेश, इन सब का योग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। सर 0 के बराबर ही क्यों हुआ? क्योंकि इस संकुल यौगिक पे आपको कोई आवेश दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। और जब कोई आवेश नहीं होता इसका मतलब आवेश कितना है? 0 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 4 गुणा +1 का मतलब 4 हो गया, प्लस x माइनस 6 इजिकल टू 0। 6 गुणा -1 कितना होता है? -6। तो बताओ x इजिकल टू कितना आ गया? +6 माइनस 4 इजिकल टू +2। इसका मतलब इस K4FeCN6 में Fe का चार्ज कितना है? +2 है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 4 पोटेशियम का कितना आवेश? 4। बताओ आयरन का कितना आया? 2। और साइनाइड का कितना आया? -6। अब इनको जोड़ के देखो, 4 और 2 6, 6 और -6, 6 में से -6 गया, कितना आ गया? 0। इसका मतलब हमारा जो आवेश आया है, जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो एकदम क्या है? सही। तो बताओ कैसे फाइंड आउट किया? जितने भी घटक होते हैं उन सबके आवेशों को जोड़ लो, जिसका ज्ञात करना है उसको क्या मान लो? x मान लो। सर लिगेंड का आवेश हमें कैसे पता चलेगा? लिगेंड का आवेश आपको लिगेंडों की टेबल मैंने वीडियो में बताई थी, वीडियो नंबर 2 में बताई थी और वीडियो नंबर 1 में ही मैंने आपको टेबल बताई है। तो वो टेबल आपको अच्छे से क्या करनी है? याद। तो पहले आप टेबल पढ़े, फिर इसको पढ़े, फिर इसको पढ़ने के बाद वापस टेबल पढ़े। तो बार बार जब पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका ये जो टॉपिक है वो आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2, CO NH3 ठीक है, इसमें आपको केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, कोबाल्ट का निकालना है। ठीक है, तो कोबाल्ट का आवेश +6 अमोनिया का आवेश +3 Cl का आवेश किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। कोबाल्ट का आवेश हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसको हम x मान लेंगे। तो x प्लस, अब बताओ NH3 एमीन होता है और यह एक उदासीन लिगेंड होता है। बताया था अमोनिया कैसा लिगेंड है? उदासीन, और अमोनिया पे कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब आवेश कितना होता है? 0 होता है। तो हम लिखेंगे x प्लस 6 अमोनिया का आवेश, 6 अमोनिया का आवेश। तो 6 गुणा 0 आएगा कि नहीं आएगा? देख लो अच्छे से। 6 गुणा 0 क्यों आया सर? क्योंकि अमोनिया पे 0 आवेश होता है। प्लस बताओ Cl पे कितना आवेश होता है? -1। एक Cl पर -1 आवेश होता है। लिगेंड वाली टेबल में देखिएगा, लिगेंड वाली टेबल में देखिएगा Cl पर कितना आवेश होता है? -1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा -1 इजिक्वल टू 0। ठीक है, तो बताओ x प्लस, ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया? -3 इजिक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं x - 3 इजिक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया? +3। तो बताओ कोबाल्ट का आवेश कितना आ गया? +3। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, आपको दिया गया K2HgI4 में आपको Hg का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो नियम क्या कहता है कि दोनों पोटेशियम का आवेश प्लस मरकरी का आवेश
प्लस चारों आयोडीन का आवेश किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो बताओ पोटेशियम पे कितना आवेश होता है, +1। तो बताओ 2 पोटेशियम पे कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, प्लस लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, तो 2 लिख देंगे। प्लस मरकरी का फाइंड आउट करना है, x मान लिया। आयोडीन का कितना होता है, -1। 4 आयोडीन है तो प्लस करके हम क्या लिखेंगे, 4 गुणा -1 = 0। ठीक है, तो बताओ x = कितना आ जाएगा, ये -4 हो गया, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो बताओ Hg का आवेश कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब ये 4 है, आपको दिया गया CONH3 का होल थ्राइस Cl3। ठीक है, ये संकुल यौगिक है। इसके ऊपर इसमें आपको कोबाल्ट पर क्या ज्ञात करना है, आवेश, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है। तो X बताओ, अमोनिया पे कितना आवेश, 0, और 3 अमोनिया है तो तीनों पर कितना हो जाएगा, 0, प्लस -3 = 0। -3 क्यों किया, क्योंकि 1 Cl पे -1 होता है, तो 3 Cl पे कितना हो जाएगा, -3 = X = कितना आ जाएगा, +3। तो बताओ यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया। अब हम संकुल आयन का एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया FeCN6-3। इसमें आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो बताओ रूल क्या कहता है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर = किसके इक्वल होगा, -3 के। इस पर बराबर करके 0 नहीं लिखेंगे, बराबर करके 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब जो संकुल जो है वो आयन की फॉर्म में है, और आयन पर तो आवेश होता है कि नहीं होता। तो बताओ x + -6 = -3। x तो किसका माना, Fe का। एक साइनाइड पे -1 तो 6 पे कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, x + -6 = -3। तो बताओ x = +6 -3 = कितना हो गया, +3। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CONH3 का होल 6, और यहाँ पे लिख दिया मैंने +3 आवेश। तो बताओ x + 0 = +3। 0 क्यों लिखा, क्योंकि 6 अमोनिया है और प्रत्येक अमोनिया पे 0 आवेश है, तो 6 गुणा 0 कितना हो जाएगा, 0। तो x + 0 = कितना हो गया, +3 हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, CONH3,4Cl2, और यहाँ पे लगा दिया मैंने +1। ठीक है, अब ये संकुल आयन है, तो कोबाल्ट का आवेश +4 अमोनिया का आवेश +2 Cl का आवेश, -1 = किसके बराबर होगा, +1 के बराबर। तो x + 4 गुणा 0 + -2 = +1। तो x = कितना हो जाएगा, +3। ये तो 0 हो जाएगा, और ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 और +1 कितना हो गया, +1। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे K3CrC2O4 का होल थ्राइस। इसमें आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो रूल क्या कहता है कि तीनों पोटेशियम का आवेश प्लस क्रोमियम का आवेश प्लस तीनों ऑक्जिलेटों का आवेश, इन सब का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो बताओ पोटेशियम पे कितना हो जाएगा, +3। एक पोटेशियम पे +1 होता है, तो 3 पे कितना हो जाएगा, +3। क्रोमियम का x मान लिया, प्लस ऑक्जिलेटों पर कितना आवेश होता है, आपको मैंने बताया था, लिगेंड वाली टेबल आप देखिएगा, वो वीडियो आप देखिएगा, नोट्स देखिएगा। C2O4 -2 यानी C2O4 पे -2 चार्ज होता है, तो 3 C2O4 है, इसका मतलब हम कहेंगे 3 गुणा -2 = कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बताओ x = कितना आएगा, ये हो गया -6, उधर जाएगा तो +6, ये है +3, उधर जाएगा तो -3, तो बताओ कितना आ गया, +3 आ गया। जैसे आपको कहा गया PtCl4 -2 में Pt का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो, तो x -4 = -2,
x -4 क्यों लिखा? क्योंकि 1 क्लोरीन पर -1 होता है, 4 क्लोरीन पर कितना हो जाएगा? -4। यहाँ पे प्लस होता है लेकिन प्लस लगाने का मतलब नहीं है क्योंकि वो वापस से माइनस हो जाएगा। तो x -4 इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? +2। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आपने सीख लिया और इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल्स आगे आएंगे जब हम संकुल यौगिकों का IUPAC नाम लिखेंगे, तो वहाँ पर ये टॉपिक आपको और प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो फिलहाल आप अपनी बुक उठाइएगा, उनमें जो भी संकुल यौगिक दे रखे हैं उन संकुल यौगिकों में जो केंद्रीय धातु है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना सीखने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। देखिएगा, हमने अभी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है इसको सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि वो जो चीज़ है वो यहाँ पर काम में आएगी। कहाँ पर? संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण में। तो IUPAC नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं, वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा, उसके बाद में एग्जाम्पल्स लूँगा IUPAC नेमिंग के। तो देखिएगा, संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए कुछ नियम हैं। नियम नंबर 1 या रूल नंबर 1, पहला नियम क्या कहता है कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखो। धनायन का नाम लिखते हैं, वह उसके बाद ऋण आयन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, वह उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। इसका मतलब आपको संकुल यौगिक में ये पहचान में आना चाहिए कि कौन तो धनायन है और कौन ऋणायन है। तो इसको पहचानने का एक तरीका है कि किसी भी संकुल यौगिक में धनायन को पहले लिखा जाता है और ऋण आयन को बाद में लिखा जाता है। जनरली हम यौगिक में क्या करते हैं, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो उसमें धनायन पहले होता है, ऋणायन कहाँ होता है? बाद में। जैसे हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? NaCl, Na पहले लिखते हैं, Cl बाद में लिखते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2, तो पहले धनायन लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? ऋणायन लिखा जाता है। तो जनरली धनायन पहले होता है, ऋणायन बाद में होता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उस संकुल यौगिक में धनायन एवं ऋणायन को पहचान लोगे। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखना है, और धनायन एवं ऋणायन के नाम के मध्य, धनायन व ऋणायन के नाम के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। तो नियम नंबर 1 क्या है? सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं व उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। धनायन व ऋणायन के नाम के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, K4FeCl6। इसमें बताओ धनायन कौन है और ऋण आयन कौन है। मैंने आपको बताया जो पहले लिखा जाता है वो धनायन होगा और जो बाद में लिखा जाता है वो क्या होगा? ऋण आयन होगा। तो इसमें ये तो धनायन है और ये पूरा का पूरा क्या है? ऋण आयन है। दो ही भाग है ना इसके, एक ये है और एक ये है। तो जो पहले लिखा गया है वो धनायन होगा और जो बाद में लिखा जा रहा है वो क्या होगा? ऋणायन होगा। तो पहले आप इस धनायन का नाम लिखोगे, उसके बाद में इस पूरे का नाम आपको लिखना होता है। ठीक है। ये सामान्य धनायन है और ये संकुल ऋणायन है। ये संकुल ऋणायन है, ये क्या है? सामान्य धनायन। ठीक है। अब जैसे CONH3 का होल 6Cl3, इसमें बताओ धनायन कौन होगा? जो पहले लिखा गया है, पहले ये आया है आपकी बार, तो ये क्या है? धनायन, और ये क्या है? ऋणायन। तो पहले आपको इस धनायन का नाम लिखना होगा और ये धनायन सामान्य नहीं है, ये क्या है? संकुल धनायन है। क्या है? संकुल धनायन।
तो पहले आपको इस संकुल धनायन का नाम लिखना होगा, उसके बाद में इसका नाम लिखना होगा। इसमें आपको पहले इस धनायन का नाम लिखना होगा, फिर इस ऋणायन का नाम लिखना होगा। ये ऋणायन सामान्य ऋणायन नहीं है, ये कैसा ऋणायन है? संकुल ऋणायन। ठीक है, जैसे आपको दिया गया PtCl4 और PtNH3 का होल 4, ये संकुल यौगिक है। ठीक है, इसमें ये भी समन्वय मंडल है, ये भी क्या है? समन्वय मंडल। तो पहले आपको इसका नाम लिखना होगा, उसके बाद में इसका नाम लिखना होगा। नाम कैसे लिखते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। फिलहाल नियम नंबर 1 का मतलब बता रहा हूँ। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि पहले धनायन का नाम लिखो एवं उसके बाद ऋण आयन का नाम लिखो। ठीक है, अगर धनायन सामान्य है तो उसका सामान्य तरीके से नाम लिखा जाएगा, जैसे इसको पोटेशियम बोल देंगे। और ये जो ऋणायन है ये सामान्य नहीं है, ये संकुल ऋणायन है, वर्गाकार कोष्टक में बंद है। तो संकुल ऋणायन का कैसे नाम लिखते हैं वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। पहले इसमें संकुल धनायन का नाम आएगा, उसके बाद में सामान्य ऋणायन का। इसमें पहले संकुल धनायन का नाम आएगा, उसके बाद में संकुल ऋणायन का। तो पहला नियम आपके समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में ऋण आयन का नाम लिखते हैं। धनायन और ऋणायन में या तो दोनों ही क्या होंगे? संकुल होंगे, या उनमें से एक संकुल होगा और एक क्या होगा? सामान्य होगा। एक संकुल होगा और एक क्या होगा? सामान्य होगा। ठीक है, तो नियम नंबर 1 आपके समझ में आ गया होगा और इसको हम अप्लाई करेंगे तब और आपको बता देंगे। फिलहाल देख लीजिएगा। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले धनायन का नाम लिखो, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखो। धनायन की पहचान कैसी होगी? संकुल यौगिक में जो पहले लिखा गया है वो धनायन होगा और जो बाद में लिखा गया है वो क्या होगा? ऋण आयन होगा। ठीक है, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है कि सामान्य धनायन या सामान्य ऋण आयन, सामान्य धनायन या सामान्य ऋण आयन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। इसके बाद में हम बात करेंगे नियम नंबर 2 की, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि धनायन व ऋण आयन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। धनायन व ऋण आयन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। क्या मतलब इस बात का? देखिएगा, जैसे संकुल यौगिक है मेरे पास K4FeCN6। ठीक है, ये क्या है? धनायन और ये क्या है? ऋणायन। बताओ यहाँ पर धनायन की कितनी संख्या है? 4। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो पहले इसका लिखा जाएगा और फिर इसका लिखा जाएगा। तो इसका नाम लिखते समय इस K को क्या बोलोगे? पोटेशियम। अब पोटेशियम कितने हैं बताओ? 4 है। 4 को हम क्या कहते हैं? टेट्रा। तो क्या इसका नाम टेट्रा पोटेशियम से शुरू होगा क्या? नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ, उल्लेख नहीं किया जाता, मतलब आपको टेट्रा का उल्लेख नहीं करना। इस नाम की शुरुआत कैसे होगी? पोटेशियम से होगी। पोटेशियम, फिर उसके बाद में आगे का जो भी नाम होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो समझ में आ गई। जैसे मान लो आपके पास ये है K2HgI4, तो ये धनायन हो गया और ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया। तो इस धनायन की जो संख्या है वो कितनी है? 2। तो डाई पोटेशियम, क्या ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है। सर ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें आपने डाई लगा दिया। इस संख्या का उल्लेख नहीं करना है। धनायन कितने हैं, ऋणायन कितने हैं, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग अपन करते हैं। जैसे अपन ने लिखा एक फॉर्मूला संकुल यौगिक का CONH3 6Cl3। ये क्या है? संकुल धनायन और ये क्या है? सामान्य ऋणायन। तो इसकी संख्या कितनी है बताओ? 3 है। तो क्या इसको ट्राइक्लोराइड बोलोगे क्या? भाई पहले इसका नाम आएगा, इसका जो भी नाम होगा वो आपको मैं सिखाऊंगा, मैं इसका बता रहा हूँ। क्या ये ट्राइक्लोराइड होगा क्या? नहीं, ट्राइक्लोराइड नहीं होगा। इसको सिर्फ आप क्या बोलोगे? क्लोराइड बोलोगे। तो धनायन व ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। बेसिकली ये बात सामान्य धनायन और सामान्य ऋणायन की हो रही। तो नियम नंबर 2 क्या है
कि धनायन व ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता। उसके बाद में हम बात करेंगे नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 है, वो है समन्वय मंडल के नामकरण से संबंधित। नियम नंबर 3 है समन्वय मंडल का नामकरण। ये नियम आपको एकदम से क्लियर तब होंगे जब आप संकुल यौगिकों के नामकरण करोगे, नाम लिखोगे, उस वक्त आपको ये अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। एक बार मैं इन नियमों का परिचय दे रहा हूँ। तो अब आपको समन्वय मंडल का नामकरण करना है, मतलब जो वर्गाकार कोष्ठक में जो कुछ लिखा हुआ है धातु, लिगेंड वगैरह, उनका क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो समन्वय मंडल का नामकरण किससे संबंधित है? रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 किससे संबंधित है? समन्वय मंडल का नामकरण। तो देखो, समन्वय मंडल जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रकार का जो समन्वय मंडल है वो उदासीन समन्वय मंडल, उदासीन समन्वय मंडल। ठीक है, दूसरा प्रकार का समन्वय मंडल धनावेशित हो सकता है, धनावेशित समन्वय मंडल। धनावेशित समन्वय मंडल का मतलब उसके ऊपर प्लस का आवेश होगा। उदासीन समन्वय मंडल का मतलब उस पर कोई आवेश नहीं होगा। और तीसरे प्रकार का हो सकता है ऋण आवेशित समन्वय मंडल। जब समन्वय मंडल उदासीन या धनावेशित होता है, जब समन्वय मंडल उदासीन या धनावेशित होता है तो इन दोनों का नाम लिखने का तरीका एक ही होता है। जबकि ऋणावेशित समन्वय मंडल होने पर थोड़ा सा क्या आता है, चेंज आता है। वो चेंज क्या होता है देखिएगा, जब समन्वय मंडल उदासीन हो या क्या हो, धनावेशित। जब समन्वय मंडल उदासीन हो या क्या हो, धनावेशित, तो हम किस प्रकार से उसका नाम लिखते हैं? सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। सर लिगेंड का नाम हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने जो आपको लिगेंडों की टेबल बताई थी, उस टेबल से आप उस लिगेंड का नाम लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम। उसके बाद में आपको नाम लिखना होता है केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु का आपको क्या लिखना होता है? नाम लिखना होता है। उसके बाद में आपको उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी होती है रोमन संख्या में। किसमें? रोमन संख्या में। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, उसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो भी है उसका नाम लिखोगे, साथ में उसकी कोष्टक में ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है। ऑक्सीकरण अवस्था लिखना अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया है कि किस प्रकार से उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो लिगेंड का नाम, उसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के तुरंत बाद में छोटे कोष्टक में क्या लिखनी होती है? केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। जब समन्वय मंडल ऋण आवेशित होता है, जब समन्वय मंडल ऋण आवेशित होता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। उसके बाद में केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। नाम के बाद में ऑक्सीडेशन नंबर आई थी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आने से पहले 8 आता है। क्या आता है? 8। यानी धातु के नाम के अंत में आपको क्या लगाना है? 8 लगाना है। किस प्रकार लगाना है वो आपको मैं अभी बताऊंगा। और फिर कोष्टक में क्या लिखनी है? ऑक्सीडेशन नंबर 8 लगाने के बाद लिखनी है। यानी इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें धातु के तुरंत बाद में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है, इसमें धातु के नाम के बाद में पहले 8 आता है, फिर क्या आती है? ऑक्सीकरण अवस्था आती है। समझ में आया होगा? एक बार वापस से सुन लो, एग्जाम्पल्स लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समन्वय मंडल का नाम कैसे लिखते हैं। समन्वय मंडल का नाम कैसे लिखते हैं? समन्वय मंडल का मतलब क्या होता है सर? जो वर्गाकार कोष्टक में जो कुछ भी लिखा हुआ है, धातु या लिगेंड, जो कुछ भी वहाँ पर है उसका नाम लिखना। तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का नाम लिखोगे। उसके बाद में धातु का नाम लिखोगे।
और धातु के नाम के बाद में ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे। कौन सी संख्या में लगाओगे? रोमन संख्या में। और ऑक्सीडेशन नंबर को किस में लगाना है? कौन से कोष्टक में लिखना है? छोटे कोष्टक में। ये कब करना है? जब उदासीन समन्वय मंडल हो या कैसा समन्वय मंडल हो? धनावेशित। लेकिन अगर समन्वय मंडल ऋण आवेशित हो तो धातु के नाम के बाद में 8 आएगा, फिर क्या आएगी? ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। कौन सी संख्या में? रोमन संख्या में। कौन से कोष्टक में? छोटे कोष्टक में। तो दोनों में अंतर समझ में आया? इन दोनों के नाम लिखने का तरीका और इसका नाम लिखने का तरीका, इन दोनों में क्या अंतर है? केवल 8 का अंतर है। 8 कब लगता है? जब समन्वय मंडल ऋण आवेशित हो। और 8 कब नहीं लगता? जब समन्वय मंडल या तो उदासीन हो या क्या हो? धनावेशित। सर हमें कैसे पता चलेगा कि समन्वय मंडल उदासीन है कि धनावेशित है कि ऋणावेशित है? तो देखिएगा, अगर समन्वय मंडल अकेला है, इसके इधर उधर कुछ नहीं है, ना उस पर कोई आवेश लगा हुआ है, तब तो वो क्या होगा? उदासीन। जैसे एक संकुल यौगिक लिया मैंने NiCO4, बताओ ये समन्वय मंडल कोई आवेश आपको दिख रहा है क्या? नहीं है, नहीं दिख रहा ना। इसके बाई और कुछ है क्या? नहीं है। इसके दाई और कुछ है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये समन्वय मंडल कैसा है? उदासीन है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखोगे। लिगेंड इसमें कौन है? CO है। और CO को आप क्या बोलते हो? कार्बोनिल बोलते हो। क्या बोलते हो? कार्बोनिल। तो सबसे पहले आप कार्बोनिल लिखोगे, लेकिन कार्बोनिल की संख्या कितनी है? 4। तो उस 4 को भी दर्शाओगे। तो टेट्रा कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? निकल। तो इसका नाम आ जाएगा निकेल। फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो भी इसकी आएगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर 0 आने वाली है। X प्लस को कार्बन मोनोऑक्साइड पे कितना आवेश? 0 इज इक्वल टू 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। सर अभी आपने बताया था कि संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता, और अब आप संख्या का उल्लेख कर रहे हो। अभी आपने कहा था टेट्रा डाई वाई नहीं लगाते, तो वो कब नहीं लगाते? जब हम धनायन या ऋणायन का नाम लिख रहे होते हैं, मतलब इस वर्गाकार कोष्टक के जो बाहर चीज होती है ना, उसका नाम जब हम लिख रहे होते हैं, तब हमें डाई ट्राई टेट्रा शब्द नहीं लगाना होता, उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करना होता। लेकिन लिगेंडों की संख्या का उल्लेख हमें करना होता है। लिगेंडों की संख्या का उल्लेख हमें करना होता है। और किस प्रकार करना है? 2 को डाई बोलेंगे, 3 को ट्राई बोलेंगे, 4 को टेट्रा बोलेंगे, 5 को पेंटा बोलेंगे और 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सा। वो अभी आपको मैं डिटेल में पूरा बताऊंगा। तो फिलहाल मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि समन्वय मंडल उदासीन कब होगा? जब वर्गाकार कोष्टक के ना तो बाई ओर कुछ है, ना दाई ओर कुछ है, ना उसके ऊपर कोई आवेश है, तो वो समन्वय मंडल कैसा होगा? उदासीन। और उसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, उसकी संख्या बताओगे, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, इस प्रकार से। और उसके बाद में धातु का नाम लिखोगे, और धातु का नाम लिखने के तुरंत बाद छोटे कोष्टक में उस धातु की क्या लिखनी है? ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी संख्या में लिखनी है? रोमन संख्या में। समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि सर धनावेशित समन्वय मंडल का कैसे पता चलेगा? तो अगर समन्वय मंडल संकुल यौगिक में पहले है या तो अकेला है, अकेला है तो उस पर प्लस होगा, वो तो साफ साफ दिख जाएगा आपको। जैसे मान लो ये समन्वय मंडल है CONH3 6+3, इतना सही है बस, और कुछ नहीं दे रखा। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये समन्वय मंडल कैसा है? धनावेशित है। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर मान लो ऐसा नहीं हो तो कैसा होगा फिर? जैसे मान लो मैंने ये लिखा CONH3 6Cl3। अब देखो इसमें ये समन्वय मंडल देखो, इस पर कोई आवेश आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, लेकिन है इसके ऊपर +3 है कि नहीं है? क्योंकि ये Cl लगे हुए 3, तो इन पर -3 है, तो इस पर कितना होगा? +3 होगा। और ये समन्वय मंडल पहले आ रहा है, तो पहले जब समन्वय मंडल आता है तो वो धनावेशित होता है, और बाद में आता है तो वो क्या होता है? ऋणावेशित। तो धनावेशित समन्वय मंडल की पहचान कैसी होगी? कि वो समन्वय मंडल में संकुल यौगिक में पहले होगा। कहाँ होगा? पहले। और अकेला होगा तो उसके ऊपर कितना आवेश होगा? प्लस का आवेश होगा। और समन्वय मंडल माइनस का कब होगा? या तो वो अकेला होगा और उसके ऊपर क्या होगा? माइनस। जैसे FeCN6-4, या फिर वो संकुल यौगिक में होगा तो वो बाद में होगा। अब देखो ये समन्वय मंडल माइनस का है,
माइनस का क्यों है? क्योंकि देखो 4 पोटेशियम है तो इन पर +4 होगा, तो इस पर कितना होगा? -4 होगा। समझ में आ रहा होगा? तो समन्वय मंडल की पहचान आपको करनी आनी चाहिए कि वो उदासीन है, कि धनावेशित है, कि वो ऋणावेशित है। उदासीन का पता कैसे चलेगा? वो अकेला होगा, इसके बाईं ओर कुछ नहीं होगा, दाईं ओर कुछ नहीं होगा, ऊपर कोई आवेश भी नहीं होगा। धनावेशित का पता कैसे चलेगा? या तो वो अकेला होगा और उसके ऊपर प्लस होगा, और अकेला नहीं होगा तो वो किसी के साथ होगा, तो बाद में होगा, सॉरी बाद में नहीं, पहले होगा। धनावेशित कहाँ होता है? पहले होता है। धनावेशित कहाँ होगा? पहले होगा। और ऋणावेशित अकेला होगा तो उस पर माइनस का आवेश होगा, और अगर किसी के साथ में होगा तो बाद में होगा। ये देखो बाद में, पहले पोटेशियम आ गया, बाद में कौन है? FeCN6। बाद में कौन है? FeCN6। तो बताओ इसमें अपन को क्या करना होता है? लिगेंड का नाम और लिगेंड की संख्या को दर्शाया जाता है। केंद्रीय धातु का नाम, ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी संख्या में? रोमन संख्या में। और इसमें क्या करते हैं? पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, जैसे इसका नाम लिखना है। तो 6 क्या है? 6 को क्या कहते हैं? हेक्सासाइनो। हेक्सासाइनो क्यों बोला? हेक्सासाइनो क्यों बोला? क्योंकि CN का नाम साइनो होता है और CN की संख्या कितनी है? 6, तो हेक्सासाइनो, 6 को हेक्सा कहते हैं। फिर Fe आयरन होता है। Fe क्या होता है? आयरन, लेकिन 8 लगाने के बाद इसको फेरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरेट। हेक्सासाइनो फेरेट। उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर इसकी फाइंड आउट करोगे, निकालना सिखाई थी अभी, 2, ठीक है। और लास्ट में ये माइनस का है तो आयन लगा सकते हो आप, इसके अंत में क्या लगा दोगे? आयन, ठीक है। और नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड भी लिख सकते हो, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन भी लिख सकते हो। दोनों ही सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे समझ में आएंगी, एक साथ समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, सोचोगे, विचारोगे, एनालिसिस करोगे, तब जाके ये चीज़ें क्या होगी? क्लियर होगी। मैं आपको कम से कम 30 से 40 एग्जाम्पल्स इसके करवाने वाला हूँ, तो निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। संकुल यौगिकों के नामकरण के जो नियम है वो याद करने के नहीं है। जब आप नाम लिखोगे तो नियम ऑटोमेटिकली आपको क्या होते रहेंगे? याद होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया लिगेंड की संख्या का उल्लेख किया जाता है, लिगेंडों की संख्या का उल्लेख किया जाता है। कैसे करेंगे? देखो लिगेंडों की संख्या का उल्लेख, लिगेंडों की संख्या का उल्लेख कैसे करते हैं? लिगेंडों की संख्या, अगर लिगेंडों की संख्या 2 है तो हम उसको डाई बोलेंगे या उसको बोलेंगे बिस। जैसे मान लो 2 Cl है तो इसको डाइक्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइक्लोरो। तो 2 को या तो डाई बोलते हैं या क्या बोलते हैं? बिस। बिस कब बोलते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, कब तो डाई बोलना है और कब बिस बोलना है वो मैं आपको बताऊंगा। 2 को या तो डाई कहते हैं या क्या कहते हैं? बिस कहते हैं। 3 को ट्राई कहते हैं या उसको ट्रिस कहते हैं। 4 को टेट्रा कहते हैं या उसको टेट्रा किस कहते हैं। 5 को पेंटा कहते हैं या पेंटा किस कहते हैं। 6 को हेक्सा कहते हैं या हेक्सा किस कहते हैं, ठीक है। ये किस वाले शब्द कब काम में आएंगे और बिना किस वाले शब्द कब काम में आएंगे? देखिएगा, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा शब्द है, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा शब्द है तो हम उनकी संख्या को दर्शाने के लिए ये वाले पूर्व लग्न काम में लेते हैं। इनको पूर्व लग्न कहा जाता है। लिगेंडों की संख्या के लिए पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब नाम से पहले लगने वाले शब्द। तो यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा शब्द आ रहा है, जैसे एथिलीन डाई अमीन है तो उसमें डाई पहले से आ गया, अब उसकी संख्या दर्शानी है तो हम डाई वापस से काम में नहीं लेंगे, हम क्या काम में लेंगे? बिस काम में लेंगे। पहले से मान लो ट्राई आ रहा है और उसकी संख्या दर्शानी है तो फिर हम डाई ट्राई शब्द काम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे काम में? बिस ट्रिस इस प्रकार के शब्द काम में लेंगे। जैसे आपको NH3 का होल ट्वाइस इसका नाम लिखना है तो ये होगा डाई एमीन, डाई एमीन। लेकिन आपको EN का होल ट्वाइस का नाम लिखना है तो EN क्या होता है? एथिलीन डाई एमीन होता है। तो डाई पहले से आ रहा है ना, तो अब वापस से 2 को डाई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिस। और जब भी ये वाले पूर्व लग्न लगते हैं तो इनके लगने के तुरंत बाद कोष्टक आता है, कोष्टक में नाम लिखा जाता है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई
एमीन। ठीक है, तो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आदि पूर्व लग्नों का उपयोग तब किया जाता है जब लिगेंडों के नाम में पहले से क्या आ रहा हो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द आ रहा हो। जिन लिगेंडों के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द आता है उनकी संख्या को इन पूर्व लग्नों के द्वारा दर्शाया जाता है, और जिनके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द नहीं आता उनकी संख्या को इसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा, आसान सा नियम है। यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो किसी संकुल यौगिक में, किसी संकुल यौगिक में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे जाएंगे। जैसे मान लो PT NH3 का होल ट्वाइस, Cl, और एक मैंने ले लिया यहाँ पे Br। ठीक है, ये कोई संकुल यौगिक है, तो बताओ इसमें 3 प्रकार के लिगेंड है कि नहीं। ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, और ये एमीन है। ठीक है, अब हमें इन तीनों के नाम लिखने हैं। तो पहले बताओ, पहले एमीन का लिखा जाएगा, फिर ब्रोमो का, और फिर क्लोरो का। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले A आता है, फिर B आता है, और फिर क्या आता है, C आता है। तो बताओ पहले किसका लिखा जाएगा, एमीन का, और एमीन की संख्या कितनी है, 2। तो हम लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन। फिर ब्रोमो या ब्रोमिडो भी बोल सकते हो, ब्रोमो या ब्रोमिडो, क्लोरो या क्लोरिडो, और फिर प्लेटिनम का नाम आ जाएगा, फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। तो देखो IUPAC नामकरण सीखने के लिए आपको सबसे पहले जितने भी लिगेंड्स मैंने आपको बताए उन सब के नाम याद होने चाहिए, उन पर आवेश आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरी बात, आपको धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आनी चाहिए। और तीसरी बात, जो नियम है वो आपको ध्यान होने चाहिए। नियम आपको ध्यान कब होंगे, जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, वापस से सुन लो। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। धनायन और ऋणायन के नाम के मध्य थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि धनायन व ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता, मतलब वर्गाकार कोष्ठक के बाहर जो कुछ है उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करना, वर्गाकार कोष्ठक के अंदर जो है उसकी संख्या का क्या करना है, उल्लेख। तीसरा नियम है समन्वय मंडल का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। समन्वय मंडल का नामकरण करने के लिए सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड की संख्या को भी दर्शाते हैं, लिगेंड की संख्या दर्शाते हुए लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके बाद में धातु का नाम लिखते हैं। फिर अगर समन्वय मंडल ऋणावेशित है तो धातु के नाम के अंत में 8 लग जाता है, वरना 8 नहीं लगता, और फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। तो धातु के नाम के तुरंत बाद में ऑक्सीकरण अवस्था कब आएगी, जब समन्वय मंडल उदासीन हो या कैसा हो, धनावेशित। और अगर ऋणावेशित समन्वय मंडल है तो पहले 8 आएगा, उसके बाद में क्या आएगी, ऑक्सीकरण अवस्था। और लिगेंडों की संख्या को डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्दों के द्वारा दर्शाते हैं, और या फिर बिस, ट्रिस, टेट्रा किस शब्द काम में लेते हैं। बिस, ट्रिस, टेट्रा किस शब्द कब काम में आते हैं, ये पूर्व लग्न कब काम में आते हैं, जब लिगेंडों के नाम में पहले से क्या हो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द हो। उसके बाद में चौथा नियम मैंने आपको बताया कि यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित है तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आज के वीडियो में ले रहा हूँ, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप। और कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं बहुत सारे, कल का जो वीडियो होगा उसमें मैं केवल IUPAC नामकरण के एग्जाम्पल्स ही लेने वाला हूँ। आज केवल मैं 2 या 3 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं K4FeCN6, इसका आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं और उसके बाद में ऋणायन का। तो पहले धनायन पहचानो, ये धनायन है कि नहीं है, और ये क्या है, ऋणायन।
ये धनायन क्यों है? क्योंकि ये पहले आया है और ये बाद में आया है। ठीक है, तो पहले धनायन का नाम लिखो। धनायन कौन है? पोटेशियम। और कितने पोटेशियम है? 4। क्या इसकी संख्या दर्शाओगे क्या? नहीं, धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं दर्शाई जाती। वर्गाकार कोष्टक के बाहर कोई भी चीज़ हो उसकी संख्या को कभी भी नहीं दर्शाना। तो इसको केवल क्या बोलेंगे? पोटेशियम बोलेंगे, पोटेशियम। ठीक है, ये तो हो गया धनायन का नाम। अब हमें इसका नाम लिखना है ऋणायन का। और ऋणायन क्या है? एक समन्वय मंडल के रूप में है। ऋणायन समन्वय मंडल के रूप में है, संकुल ऋणायन है, संकुल ऋणायन है। तो बताओ इस समन्वय मंडल का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। और लिगेंड क्या है? साइनो। और कितने साइनो है? 6। लिगेंडों की संख्या को दर्शाया जाता है तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। फिर एफी, एफी को क्या बोलना है? फेरेट। क्यों बोलोगे फेरेट? क्योंकि ये जो समन्वय मंडल है वो ऋणावेशित है। और जब समन्वय मंडल ऋणावेशित होता है तो धातु के नाम के अंत में क्या लगता है? 8 लगता है। तो यहाँ पर जो एफी है उसको हम बोलेंगे फेरस होता है ये, तो ये फेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरेट। धातु के नाम के अंत में 8 लगाना है। और फिर ऑक्सीकरण अवस्था, तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे। पोटेशियम की कितनी हो गई? 4। Fe की x मान ली, प्लस साइनाइड के ऊपर -1 होता है तो -6 = 0। तो x = कितना आ गया? +2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो इस संकुल यौगिक का नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, अब देखो फेरेट क्यों बोला? 8 आया ना, क्योंकि ये समन्वय मंडल माइनस का है। क्यों है माइनस का? क्योंकि बाद में आ रहा है, ऋणावेशित समन्वय मंडल है ये। एग्जाम्पल नंबर 2, CONH3 Cl3, CONH3 Cl3। सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखेंगे। ये धनायन है और ये क्या है? ऋणायन है। और धनायन समन्वय मंडल के रूप में है तो पहले समन्वय मंडल का नाम लिखा जाएगा। और समन्वय मंडल में भी सबसे पहले लिगेंड का नाम, और लिगेंड का क्या नाम होता है? एमीन। इस लिगेंड का क्या नाम होता है? एमीन। और कितने एमीन है ये? 6। और 6 को हम क्या कहते हैं? हेक्सा, हेक्सा एमीन। भाई समन्वय मंडल के बाई और तो कुछ है नहीं, तो ये खुद ही धनायन होगा। तो धनायन का नाम लिख रहे हैं हेक्सा एमीन। फिर कोबाल्ट, फिर ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्या में आएगी। और इसको क्या बोलेंगे? क्लोरो नहीं, क्लोराइड बोलेंगे। Cl जब अंदर होता है तब उसे क्लोरो बोलते हैं, बाहर होता है तब उसको क्लोराइड बोल रहे हैं। क्या ट्राई क्लोराइड बोलोगे क्या? नहीं, संख्या का उल्लेख नहीं करना। संख्या केवल लिगेंडों की दर्शानी है, बाकी किसी की भी संख्या नहीं दर्शानी। ठीक है, लिगेंडों की संख्या दर्शाई जाती है, कोष्टक के बाहर जो भी होता है उसकी संख्या नहीं दर्शाई जाती। तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। X प्लस अमोनिया पे कितना आवेश? 0 प्लस -3 = 0। देखो x प्लस 0 हो गया, प्लस लगा के इस पे कितना आवेश होता है? -1, तो -3 हो गया। 3 है ना, तो x = कितना हो गया? +3। और +3 को हम क्या लिख देंगे? थर्ड। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड, और ये क्लोराइड। ठीक है, तो इसके समन्वय मंडल में जो भी चीज़ें हैं उनका नाम एक लाइन के नीचे होता है, एक लाइन में लिखा जाता है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर और फिर क्या आ जाएगा? क्लोराइड आ जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आज आपको इसके सॉल्व करवाए हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कम से कम 30-40 एग्जाम्पल्स मैं आपको इसके सॉल्व करवाने वाला हूँ। और निश्चित रूप से आपको IUPAC नामकरण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। बस आज आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार वापस से जो लिगेंडों की टेबल मैंने बनाई थी जिस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 और 2 में, और उनको अच्छे से देखिएगा। उसके साथ साथ आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करनी है। और ये जो 4 नियम मैंने आपको बताए इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल्स के ऊपर अपनी बुक में जो दे रखे हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, चाहे गलती क्यों ना करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में IUPAC नामकरण के बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। केवल एग्जाम्पल्स ही करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।